Bismillahirrahmanirrahim students. Today I am going to cover with you the topic that is continuity equation in three dimensions. Students, in my last week's lecture I have given little bit introduction about continuity equation. I have told you that continuity equation is totally based on the conservation of mass principle. तो स्टूडेंट्स आज हम इसकी डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन होती है उसको दो तरह से ड्राइव किया जाता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हमने एक फ्लूइड एलिमेंट सपोज किया है, यहाँ पर एक फ्लूइड एलिमेंट हम सपोज करेंगे। ठीक है, इन थ्री डिमेंशन में फ्लूइड एलिमेंट सपोज किया है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किए हैं यहाँ पर एक्स वाई एंड जी। ठीक है, क्या लिखा है कि कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट ऑफ लेंथ्स डी एक्स डी वाई एंड डी जी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। कि हमारे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है जो कि डी एक्स डी वाई और डी जी की लेंथ में है, और ये लेंथ किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, डी एक्स डायरेक्शन में है, डी वाई डायरेक्शन में है, और डी जी लेंथ जो है वो जी डायरेक्शन में है रिस्पेक्टिवली। हेयर इज लेट यू वी एंड डब्ल्यू आर दी वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स वाई जी डायरेक्शन। यू स्टूडेंट्स वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शन, वाई वेलोसिटी है इन वी वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन, और डब्ल्यू वेलोसिटी है इन जी डायरेक्शन। हमने स्टूडेंट्स वेलोसिटीज कंसीडर की, लेंथ कंसीडर की। ठीक है, अलोंग एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक हमने फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया इन थ्री डायमेंशंस। ठीक है, द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग दिस स्पेस ए बी सी डी पर सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, ये वॉल्यूम है, कोई फेस है, सरफेस है, वॉल्यूम है, जहाँ जिससे फ्लूइड जो है वो गुजरा है। एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में कोई वॉल्यूम है जिससे फ्लूइड जो है वो पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब इसका ये जो वॉल्यूम है इसका मास ऑफ फ्लूइड जो है कितना है इसके अंदर स्टूडेंट्स, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इन द ए बी सी डी। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको फार्मूला बताया था लास्ट वीक के लेक्चर में कि मास को जब किसी एरिया में क्रॉस सेक्शन में एंटर होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है उसमें स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज होता है वो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स एरिया। हियर रो इज़ दी डेंसिटी। ठीक है, और क्योंकि हम एक स्पेसिफिक एरिया में कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी डी में, हम स्टूडेंट्स पूरे सरफेस का, पूरे फेस का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, फ्लो रेट पूरे फेस का नहीं ले रहे, हम सिर्फ ए बी सी और डी का यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, फ्लो रेट कंसीडर कर रहे हैं कितना यहाँ पे एंटर हो रहा है। ठीक है, वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था फ्लो रेट का कि कितना एंटर हो रहा है। एंटर होने का क्या फार्मूला है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया का ले रहे हैं इसलिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन, जो एरिया है वो एक्स डायरेक्शन में, इसलिए वॉल्यूम भी उसी का कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा हेयर रो इज़ दी डेंसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी हमने एक्स डायरेक्शन में कंसीडर की हुई है, दैट इज़ यू। ठीक है, और एरिया ए बी सी डी में क्या होगा, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हेयर इज़ लेंथ इज़ डी वाई एंड विड्थ इज़ डी जी। ठीक है, आप कंसीडर कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे लग रहा होगा फिगर में ए बी सी डी है, और जबकि मैम ने जो डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं, जो बुक पे डायरेक्शन ड्रॉ की हुई हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो उसके अलॉन्ग हैं एफ जी और एच और ई के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल साइड्स, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, इसलिए यहाँ पर जो लेंथ होगी वो डी वाई होगी, विड्थ जो है वो डी जी होगी। ठीक है,
तो ये आपके पास एरिया आ गया, वेलोसिटी आ गई और डेंसिटी आ गई, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास मास ऑफ फ्लूइड आ गया। वो फ्लूइड आ गया जो कि सरफेस ABCD में एंटर हो रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ रिपीट कर दूं। क्या लॉ होता है, मैंने आपको बताया था। जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ होता है वो ये बताता है हमें कि जो मास है उसको ना जनरेट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और जो मास एंटर हो रहा है फ्लूइड या मास जो एंटर हो रहा है किसी सरफेस में, किसी वॉल्यूम में, दैट इज इक्वल्स टू द स्टोरेज ऑफ मास प्लस मास आउटपुट, या कह लो कि मास इनपुट माइनस मास आउटपुट इज इक्वल्स टू मास स्टोरेज, ठीक है। तो इनफैक्ट मास इनपुट विल बी इक्वल टू मास आउटपुट प्लस मास स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एंटरिंग का फार्मूला लिखा हुआ है, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। द मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द फेस EFGH कि कितना लीव कर रहा है, ज़ाहिर है जितना ABC में एंटर हुआ है प्लस जो कि वॉल्यूम के अंदर है वो, ठीक है, उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। जितना एंटर हुआ है ABCD में और जो उसके अंदर है जो स्टोरेज में है, ये दोनों फ्लूइड ऐड होके कहाँ से निकलेंगे, EFG और H से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंटर कितना हो रहा था, रो इंटू यू इंटू DY/DZ, और स्टूडेंट स्टोरेज में कितना था, उसी का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, जितना एंटर हो रहा था उसी का रेट ऑफ चेंज उसमें ऐड कर लिया। अच्छा, तो ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स EFG में, ये लीविंग का है कि कितना लीव हो रहा है, कितना निकल रहा है, ठीक है। फर्दर गेन ऑफ मास इन X डायरेक्शन कि कितना मास जो है वो हम X डायरेक्शन में हमने गेन किया, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू मास थ्रू ABCD कि ABCD में जितना एंटर हुआ है दैट विल बी जो लीव हुआ स्टूडेंट मास थ्रू FEFGH, ठीक है, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ABCD में से EFGH का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो मास गेन हुआ है इन X डायरेक्शन में वो आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप एंटर कितना हो रहा था, रो इंटू यू इंटू DY/DZ, और लीव कितना हो रहा था, ये को जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद दो टर्म्स कट गई और रिमेनिंग आपके पास बच गया पार्शल बाय पार्शल एक्स इंटू रो यू DY/DZ इंटू DX, ठीक है। इनफैक्ट आप इसको क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पर DY/DZ सेपरेट लिया जा सकता है। आप इनफैक्ट इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पार्शल बाय पार्शल एक्स इंटू रो यू इंटू DX DY एंड DZ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे ये सारा प्रोसेस दोबारा से करते हुए हमने अलॉन्ग Y एक्सिस डायरेक्शन बताई है, ठीक है। द नेट गेन ऑफ मास इन Y डायरेक्शन में बताई, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जैसे हमने X डायरेक्शन में कैलकुलेट किया था। तो आपके पास आ गया माइनस पार्शल बाय पार्शल Y इंटू रो V DX DY/DZ, ठीक है। बिल्कुल उन्हीं लाइन पे नेट गेन ऑफ मास इन Z डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू माइनस पार्शल बाय पार्शल Z इंटू रो W इंटू DX DY एंड DZ, ठीक है। फर्दर स्टूडेंट्स आपने तीन स्टेप्स में कैलकुलेट कर लिया, अलॉन्ग X एक्सिस, अलॉन्ग X डायरेक्शन, अलॉन्ग Y डायरेक्शन एंड अलॉन्ग Z डायरेक्शन, ठीक है। अब तो आपको सम अप करोगे तो आपके पास नेट मास आ जाएगा, ठीक है। नेट गेन ऑफ मासेस के टोटल कितना मास जो है वो आपने गेन किया, ठीक है। तो सबको ऐड अप कर लोगे जो आपने पीछे कैलकुलेशंस की, चाहे तो इनको नंबरिंग दे लो सबको, तीनों क्वेश्चंस को, तो तीनों को ऐड किया तो आपके पास अपकमिंग इक्वेशन आ गई।
माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू रो यू प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू रो वी प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी इंटू रो डब्ल्यू इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जी। ठीक है। फर्दर, since the mass is neither created nor destroyed in the fluid element, the net increase of mass per unit time in the fluid element must be equal to the rate of increase of mass of fluid in the element। फ्रेंड्स, ये वही बात जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया और अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस की है। कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। टोटल डेरिवेशन जो है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन की सारी कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पे बेस करती है और उसी के थ्रू कैलकुलेट होती है। तो प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ही इनफैक्ट दोबारा से लिखा हुआ है। क्या था प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ये था कि मास को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या कहने का मतलब है इस बात का कि जितना मास जो है mass per unit in time in the fluid must equal to the rate of increase of mass of fluid in the element। कि जितना नेट इंक्रीज हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? दैट मस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इन द एलिमेंट। कि एलिमेंट में जितना है वो उसी के इक्वल होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे भी स्टूडेंट्स? फर्दर इसी लॉ को यूज़ करते हुए नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। बट मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट is rho dx dy dz and its rate of increase with time is partial by partial t rho dx dy dz और partial rho by partial t into dx dy and dz। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉ यूज़ हो रहा है। लॉ क्या था कि जितना आपके पास नेट मास था दैट इज़ इक्वल टू कि टाइम के हिसाब से जितना उसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है। टाइम के जो आपके पास फ्रेंड्स राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ बता रही है और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे इक्वेशन है वो नेट इंक्रीज़ बता रही। तो दोनों को हमने इक्वेट कर लिया है बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। दोनों को इक्वेट किया है, सिंप्लीफिकेशन की है स्टूडेंट्स। में जो राइट हैंड साइड वाली टर्म थी लेफ़्ट हैंड साइड वाली टर्म थी उसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले गई हूँ और मर्ज करके आपके पास इक्वेशन 5.3a बन गई है। ठीक है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बाय सिंप्लीफिकेशन डी एक्स डी वाई डी जी जो है ना स्टूडेंट्स वो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। डिवाइड कर लिया दोनों तरफ क्या अलग। अच्छा, इक्वेशन 5.3a इज़ द कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म। ये स्टूडेंट्स 5.3 फॉर्म आपको गिवन है। दैट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कह लो या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जनरल इक्वेशन है। ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या होती है। अच्छा, फर्दर इसकी स्पेसिफिकेशन आ जाती है कि स्टडी फ्लूइड में क्या बनेगी, अनस्टडी में क्या बनेगी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इन केस आपके पास कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो तो देन आप क्या करेंगे, देन इस इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ये जो हमने कैलकुलेट की है इसमें सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन आ जाती है स्टडी फ्लूइड की। स्टडी फ्लूइड है और अगर अनस्टडी फ्लूइड है। अच्छा स्टूडेंट, स्टडी फ्लूइड के बारे में मैंने आपको बताया था एक ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है। जो होती एज इट इज़ वही रहती है, मतलब इट्स रेट ऑफ चेंज विल बी ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेंसिटीज रेट ऑफ चेंज विल बी ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इसमें रेट ऑफ चेंज ज़ीरो होगा। इसलिए स्टूडेंट जो डेंसिटी वाला पार्ट है इसमें ज़ीरो हो जाएगा फॉर स्पेसिफिकली स्टडी फ्लो, ओनली फॉर स्टडी फ्लो। तो 5.3 में ही जो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी वाला पोर्शन है वो टोटली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन जो बच के
partial by partial x into rho u plus partial by partial y into rho v plus partial by partial z into rho w that is equals to 0. ठीक है, ये स्पेसिफिकली कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और इन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर स्टडी फ्लो. ठीक है, 4.3b इज द कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टडी फ्लो इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. अच्छा, फर्दर स्टूडेंट्स कंप्रेसिबल हो और अगर इनकम्प्रेसिबल, इफ़ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल then the density is constant and above equation become. तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास फ्लूइड स्टडी हो तो इनकम्प्रेसिबल हो, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, स्पेसिफिक होती है. तो कांस्टेंट कह लो, कॉमन लेके आप जब पार्शियल अप्लाई किया है हर एलिमेंट पे, तो जो डेंसिटी है वो सेम थी थ्रू आउट, एक्स यू वी और डब्ल्यू में कॉमन आ गई और दोनों तरफ कैंसिल आउट होगी. तो आपके पास जो इक्वेशन 5.4 है दैट इज़ कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन इन 3D और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. ठीक है. अच्छा, फर्दर स्टूडेंट्स अगर स्पेसिफिकली 2 डायमेंशंस आ जाएं कि आपसे पूछा जाए कि बताए 2 डायमेंशंस में इसकी फ्लो क्या है, तो देन दी component w will be equal to 0 and hence the continuity equation will be equal to ux partial u by partial x plus partial v by partial y is equals to 0. स्पेसिफिकली 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम. वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे इन जनरल बताया हुआ है कि कोई 2 कोऑर्डिनेट इन एनी 2 डायमेंशंस. ठीक है. अगर आपको पास स्पेसिफिकली कहा जाए इन एक्स वाई डायरेक्शन तो देन भी यही फार्मूला बनेगा. अगर आपको स्पेसिफिकली कहा जाए कि इन वाई जी डायरेक्शन देन यू विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. यू वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 0. और अगर आपको स्पेसिफिकली कहा जाए इन वी जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो देन यू विल बी इक्वल टू 0. अगर आपको स्पेसिफिकली कहा जाए इन एक्स और जी कोऑर्डिनेट सिस्टम देन वी विल बी इक्वल टू 0. वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये जो स्टूडेंट सारी कंडीशंस हैं, अपकमिंग कंडीशंस आई हैं आपके पास 5.3, 5.4, 5.3a, 5.3b, 5.4 और 5.5. ये आपको ना सिर्फ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बल्कि ज़बानी भी याद होनी चाहिए.